Well, students, welcome to all of you. Today, our lecture is Introduction to Computational Fluid Dynamics. तो फ्लूइड डायनामिक्स में अब हम जो डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं आज वो CFD के बारे में है, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में है। अ, और ये यूँ कह लें कि आप लोगों के लिए जस्ट एक आइडिया है कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स को। और इस सेक्शन को आप लोगों के क्विज पोर्शन के लिए मैं इंक्लूड करूंगा आपके सिलेबस में। क्विज पोर्शन के लिए इंक्लूड होने के बाद फाइनल टर्म में पॉसिबली इसको हम ओमिट कर दें। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस इन अ वेरी बेसिक मैनर द आइडियाज बिहाइंड कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स। हम क्या करेंगे जी, इस सेक्शन के अंदर वो कह रहा है कि हम कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स के जो पीछे का जो बेसिक आइडिया है उसको देखेंगे। और फिर we will first review some very basic ideas in numerically solving an ordinary and partial differential equation using a spreadsheet such as an Excel with a couple of examples। कि हम क्या करेंगे, ODs और PDs को एक्सेल एक स्प्रेडशीट बनाएंगे। स्प्रेडशीट से मुराद ये है कि उसका एक प्रॉपर प्लॉटिंग करेंगे एक्सेल शीट के अंदर। जो डाटा होगा वो सारे को एज्यूम करेंगे और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। After studying this, the reader will be able to use the PC to numerically solve the range of simple CFD problems। क्या आप लोग फिर इसको कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सिंप्लीफाई करने के काबिल हो जाएंगे। देन फॉर दोज विथ फर्दर, एक्चुअली इसको छुड़वाने की वजह भी अक्सर यही होती है कि इसके अंदर चूंकि वो कंप्यूटर यूजेज आता है, एक्सेल शीट के बारे में आता है। लेकिन अब हम जब आप लोगों को ये टीच कर रहे हैं, ये वाला कोर्स टीच कर रहे हैं, तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि ये सेक्शन उस कोर्स में है या उस सेमेस्टर में है कि जहां पर आप लोग ना सिर्फ कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन एक कोर्स पढ़ के आ चुके हुए हैं, बल्कि इसके साथ साथ आप लोगों ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को भी काफ़ी हद तक कर लिया है। और दूसरा इसके अंदर ओडीज और पीडीज का न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के बारे में है या न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ पीडीज है, तो वो कोर्स भी तकरीबन आप लोग कर चुके होते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को ये बात करवाई जा सकती है। ओके, देन फॉर दोज with further interest in CFD, we will review in more detail some concepts behind the numerical methods, particularly CFD के computational fluid dynamics के जो different जो है वो numerical methods हैं उनको देखेंगे। This review will highlight some of the advantages and pitfalls of CFD कि हमें इसके प्लस माइनसेस दोनों के बारे में पता चल जाएगा। We will apply some of these concepts to a simple 1D model, but these concepts are so fundamental that they are applicable to almost any CFD कैलकुलेशन। कि हम यहाँ पर मोस्ट सिंपलेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि ये बात याद रखें आप लोग, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का तो इंट्रोडक्टरी कोर्स है ना। आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का प्योरली बेसिक कोर्स पढ़ रहे हैं और पहली दफ़ा इसको कोर्स को पढ़ रहे हैं। तो हम जितनी भी इक्वेशंस आप लोगों ने जब सॉल्व की हैं, तो उनको सॉल्व करते हुए भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग इसको कर रहे होते हैं तो हम उसको बड़ा ही बेसिक लेवल पे या यूं कह लें कि अंडर सम पर्टिकुलर अजम्पशंस के हम जो है स्टडी ले लेते हैं, वन डायमेंशनल ले लेते हैं, इनकम्प्रेसिबल ले लिया। क्या है ये सारी चीज़ें वो हैं कि जैसे हमने एक, आपको याद हो बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस में जब हमने एक ये कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ इक्वेशन बनाया था, तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करके उसको क्या कर दिया था, बड़े ही छोटे से सेट ऑफ इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। बल्कि ये वाली एग्जांपल भी अभी वो रहती है। ये एग्जांपल दोनों ही नहीं की हमने। अच्छा, ये मुझे पहले करनी चाहिए थी एग्जांपल्स। चलें, इन एग्जांपल्स की तरफ भी हम आ जाएंगे। अब इसके बाद चलें उसको कर लेते हैं। हाँ वेल, इन एग्जांपल्स को वैसे पहले रीड कर लेना चाहिए था, लेकिन वो मुझे शायद लगा कि हम कर चुके। अच्छा जी,
और वो कहता है कि 1D यूज़ करेंगे, लेकिन हर तरह के जो CFD कैलकुलेशन है अच्छा ये CFD अब जहाँ पे भी लिखा होगा इसका मतलब कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स है। तो जहाँ पर अगर मैं अकेला CFD भी बोल दूँ तो आप लोग उस टाइम इस ये ज्यूम कर लेंगे कि जो CFD के बारे में बात हो रही है तो इट मीन्स कि कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में बात की जा रही है। वेल जी, as we apply the CFD solution procedure to the model, we will comment on the extension in general case. The goal is to enable the reader to apply the CFD solution procedure to the simple non-linear equation. कि हम क्या करेंगे कि जिस टाइम हम इसका CFD या कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स के प्रॉब्लम्स या इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या मॉडल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो वही वाला मेथड जो है हम बाकी जनरलाइज्ड केस में या इसको ओवरऑल एक्सटेंड करके जनरल पोर्शन पे आप लोग अप्लाई करने के काबिल हो जाएंगे। नीड ऑफ CFD as discussed in section 5.4, the equation describing the fluid flow can be a bit intimidating. ये फिर दोबारा से आप लोग मैसेजेस साथ साथ कर रहे हैं, तो उससे मुझे यूं लग रहा है कि आप लोग ये फर्रुख पता नहीं अब आ गए हैं, फर्रुख यूसुफ। तो अगर लेट ज्वाइन किया तो बेटे मैं कितनी दफ़ा आप लोगों को हर लेक्चर में एक ही बात बताता हूँ ना, आप लोग रोल नंबर किया करें आप लोग सेंड। ओके तो उसके जो वो कह रहा है कि हम जिस वक्त भी किसी भी टाइप के फ्लूइड फ्लो को डिस्कस कर रहे होते हैं तो जो बेसिक गवर्निंग इक्वेशंस है वो यही होते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन और नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। तो यही है। फॉर एग्जांपल, इवन दो वी मे लिमिट आवरसेल्फ टू इनकम्प्रेसिबल फ्लो फॉर द विस्कोसिटी फॉर विच द विस्कोसिटी इज कांस्टेंट, वी स्टिल एंड अप विद द फॉलोइंग इक्वेशन कि अगर आप लोग विस्कोसिटी कांस्टेंट ले भी लें तो तब भी हम क्या कर लेंगे कि जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो क्या होगी, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल बी ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल सी इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास वो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन का सेट है जी। ये अब आप लोगों को किसी भी टाइप के फ्लूइड फ्लो के लिए ये सेट ऑफ इक्वेशन तो याद रहेगा ना। ये बात मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बता दी थी कि कंटिन्यूटी इक्वेशन जो कंजर्वेशन ऑफ मास से आता है, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन जो कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आता है। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को कार्टियन कोऑर्डिनेट इक्वेशन में दोनों के दोनों आनी चाहिए। वेल तो ये हमारे पास तीनों जो हैं, ये अगली जो तीनों हैं, ये पहले जो है कार्टियन फॉर्म में कंटिन्यूटी इक्वेशन है। अगले तीनों इक्वेशन जो हैं वो एक्स वाई और जी कंपोनेंट है नेवियर स्टोक्स इक्वेशन के। इक्वेशन 5.1 सी यानी कि पहले वाली इक्वेशन इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये हमने पहले बताया कि कंटिन्यूटी इक्वेशन है। और ये जो बाकी सेट ऑफ इक्वेशन है 5.27 दीज आर नेवियर स्टोक्स इक्वेशन जो कि मोमेंटम इक्वेशन से ही एक्सटेंशन है और एक्सप्रेस्ड इन कार्टियन कोऑर्डिनेट्स। हाँ जी, हमने उसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी आप लोगों को दिखा दी थी उसकी फॉर्म, और कार्टियन फॉर्म में भी। तो ये कार्टियन फॉर्म की जो है वो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन है। इन प्रिंसिपल we can solve these equations for velocity field v is equal to ui plus vj plus wk and the pressure field p given sufficient initial and boundary conditions। तो हम क्या करते हैं कि इनको अगर हमें v के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो कि u कंपोनेंट v कंपोनेंट w कंपोनेंट गिवन हो और p के बारे में गिवन हो और प्रॉपर बाउंड्री कंडीशंस मौजूद हों तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नोट दैट इन जनरल u v w एंड p ऑल डिपेंड्स ऑन एक्स वाई जी एंड टी, यानी कि तमाम के तमाम जो वेलोसिटी है और प्रेशर जो है दोनों के दोनों फील्ड वेरिएबल्स हैं, यानी कि एक्स वाई जी और टी के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं। इन प्रैक्टिस there is no general analytic solution of these equation for the combined effect of a number of reasons। क्या है इन जनरल, कहता है कि इनका जो है वो डायरेक्ट एनालिटिक सोल्यूशन नहीं होता। क्या रीज़न है, ये आपको मैंने एक लास्ट टाइम भी हमने एक बात की थी कि इनका जो डायरेक्ट सोल्यूशन क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। आज फिर वो दोबारा से डिस्कशन आ गई कि ये एक्चुअली ना पार्शियल डिफरेंशियल पीडीज हैं और नॉन लीनियर पीडीज हैं और साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉन्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये रीजंस ये आ गए हैं जी। क्या रीजंस हैं? फर्स्ट रीजन, दे आर कपल्ड। कपल्ड से क्या मुराद है? अननोन्स u v w एंड p अपीयर इन ऑल द इक्वेशंस। मतलब ये कि सिर्फ p जो है वो पहले के अंदर लेट सपोज नहीं है। तो
इनके, क्योंकि पहली कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो पार्शली और पार्शल एक्स पार्शल वी और पार्शल वाई पार्शल बी और पार्शल जी है, वरना यू वी डब्ल्यू और पी सारों में मौजूद है, तो कपल्ड इक्वेशन है। एंड वी कांट मैनिपुलेट द इक्वेशन टू एंड अप विद अ सिंगल इक्वेशन ऑफ एनी वन ऑफ द अननोन्स। और इनको ऐसे तरीके से अगर सॉल्व अप करने की कोशिश भी करें, किसी मतलब साथ वाले वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो किसी एक वेरिएबल की डायरेक्ट वैल्यू बाकियों की फॉर्म में फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है। हैंस वी मस्ट सॉल्व फॉर ऑल अननोन्स साइमल्टेनियसली। तो हमें तमाम के तमाम अननोन्स के लिए इकट्ठे इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। दे आर नॉन लीनियर। दूसरी बात यह है कि नॉन लीनियर है, जैसे कि आप लोगों ने एक्सेलरेशन के अंदर देखा होगा कि यू जो है अपने ही डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट आया हुआ है, कि कन्वेक्टिव एक्सेलरेटिंग टर्म जो है, आपको याद होगा अगर जो ये इसके अंदर ये जो टर्म थी रो के साथ जो मौजूद है, तो पार्शियल यू और पार्शियल टी प्लस यू पार्शियल यू और पार्शियल एक्स प्लस वी पार्शियल यू और पार्शियल वाई प्लस डब्ल्यू पार्शियल यू और पार्शियल जी, इस सारे का नाम टोटल एक्सेलरेशन था। और इसमें पार्शियल यू और पार्शियल टी जो है वो लोकल एक्सेलरेशन था, और ये जो बाकी जो है दैट वाज कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। याद है ना ये आप लोगों को टर्म्स? तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन के अंदर ये जो यू पार्शली और पार्शल एक्स है, इनकी यू का अपने ही डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट है, वी का अपने ही वी का भी यू के डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट है, और डब्ल्यू का भी, एंड अप टू सॉन हैज प्रोडक्ट यू विद इटसेल्फ एज वेल एज विद द वेरिएबल वी एंड डब्ल्यू, के यू का अपने साथ और वी और डब्ल्यू के साथ प्रोडक्ट है, नॉन लीनियरिटी आ रही है। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इज दैट we can't take one solution to the equations and combine it with the second solution to obtain the third solution। क्या हम क्या कर सकते हैं कि एक सोल्यूशन हमें नहीं मिल सकता कि वो बाकी दूसरे सोल्यूशन और तीसरा सोल्यूशन उससे फाइंड आउट किया जा सके। वी शैल सी दैट इन चैप्टर 6, और अगले चैप्टर में हम देखेंगे फ्रिक्शनलेस फ्लो जो है उससे लीनियर इक्वेशन जो है वो ड्राइव की जा सकती है। वो मतलब बहरहाल अगला चैप्टर की बात कर रहा है, तो अभी मैं सिर्फ इतना है कि नॉन लीनियरिटी इसके अंदर एक अपना रोल प्ले कर रही है, एक फैक्टर इसमें नॉन लीनियरिटी का भी है। और तीसरा फैक्टर क्या है? पहला क्या था? कपल्ड। दूसरा क्या था? नॉन लीनियर। और तीसरा है दीज आर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये तीन पार्शियल सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल इन इक्वेशन 5.27 ए द विस्कस टर्म्स, ये जो विस्कस, अब देखें अभी ये टर्म्स भी साथ साथ हमें पता चलती जा रही हैं कि लेफ्ट साइड पे जो थी वो एक्सेलरेशन के अंदर लोकल और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन टर्म्स थी। ये जो हैं दीज आर विस्कस टर्म्स, म्यू इनटू पार्शियल टू यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन इन सेकंड ऑर्डर इन यू, ये सेकंड ऑर्डर ऑफ यू के अंदर है। दीज आर ऑब्वियसली ऑफ अ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, के ये कंपैरेटिवली जो है इसका यूं कह लें कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, बल्कि इसमें आगे लिखा हुआ से या फर्स्ट ऑर्डर कि उसके कंपैरिजन में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के कंपैरिजन में ये कंपैरेटिवली ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। तो अब आ जाते हैं, दोबारा मैं बैक पे आता हूं और इसके ये आप लोगों को ना इसको हाईलाइट कर देता हूं। आप लोगों से अगर कभी मैं ये पूछ लूं कि वाई, वेट कीजिएगा जी, ये थोड़ा सा को डिस्टर्ब कर रहा है। स्क्रीन आप लोगों तक शो हो रही है या ब्लैंक हो गई है आप लोगों की तरफ भी, वाइट मतलब? क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन ओके अपीयर हो गई है दोबारा से। ये कोई इंटरनेट का इशू था आई थिंक सो। अब स्क्रीन आ गई है आप लोगों के पास? वेल वेल वेल, there is no general analytic solution of these equation for the combined effect of a number of reasons। तो एनालिटिक सोल्यूशन नेवियर स्टोक्स इक्वेशन और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, या फिर यूं कह लें कि जो गवर्निंग इक्वेशन है इनका जो एनालिटिक सोल्यूशन है कार्टियन फॉर्म में, या जो डिफरेंशियल गवर्निंग इक्वेशंस हैं इनका एनालिटिक सोल्यूशन क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, अगर ये बात आप लोगों से पूछ ली जाए तो ये तीनों की तीनों जो रीजंस हैं, थ्री डिफरेंट रीजंस जो हैं,
ये आप लोगों को आनी चाहिए। तो ये 3 डिफरेंट रीजंस लिखेंगे। पहले रीजन के कपल्ड हैं, दूसरे रीजन के ये हमारे पास नॉन लीनियर हैं। अगर आपको 2 मार्क्स के लिए आए तो आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि इनका एनालिटिक सोल्यूशन इस वजह से एग्जिस्ट नहीं करता कि ये कपल्ड होती हैं, नॉन लीनियर होती हैं और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होल्ड करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को 4 मार्क्स के लिए ये आता है क्वेश्चन, तो फिर ऑब्वियसली इसके जो आगे एक्सप्लेनेशन है तीनों फॉर्म में, तो ये आप लोगों को कंप्लीट टर्म बाय टर्म उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी, जिस तरीके से यहाँ पे ये बताई हुई है। क्लियर है जी? उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। ओके। These difficulties have led engineers, scientists, and mathematicians to adopt several approaches to the solution of fluid mechanics problem. तो अब ये जो इश्यूज आ जाते हैं, ये डिफरेंट टाइप के इश्यूज के इसका डायरेक्ट जो एनालिटिक सोल्यूशन किस वजह से नहीं है, तो ये 3 डिफरेंट रीजंस जब हमारे सामने आ गए, तो अब ऑब्वियसली सॉल्व तो करना है। तो फिर मैथमेटिशियंस या इंजीनियर्स, क्योंकि ये तमाम लोगों के लिए, ये आप लोग अकेले मैथमेटिशियंस नहीं पढ़ रहे, ऑब्वियसली फिजिक्स वाले लोग भी इसको पढ़ते हैं, इंजीनियर वाले भी इसी को पढ़ते हैं, साइंटिस्ट लोग भी इसको फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ रहे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट अप्रोचेज इसको अप्लाई करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। For relatively simple physical geometries and boundary or initial conditions, the equations can often be reduced to the solvable form. We saw two example in this. अब ये देखें, ये दोबारा आ गया कि बाज़ औक़ात कि अगर हम सिंपल ज्योमेट्रिकल और बाउंड्री इनिशियल कंडीशंस लें, कि हम कंडीशंस कुछ ऐसी ले लें कि जिसकी वजह से इसकी जो इक्वेशंस हैं, बेसिक इक्वेशन, वो कंपैरेटिवली शॉर्ट हो जाएं, तो अ, या यूं कह लें कि कंपैरेटिवली कम हो जाए इक्वेशन, तो उससे सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। और 5.9 और 10 ये दोबारा उन इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। अभी मैं उन इक्वेशंस की तरफ ही जाऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट मीटिंग हमारी जो होगी ना, वो उन इक्वेशंस पे होगी, एग्जांपल्स पे, सॉरी। If we can neglect the viscous terms, the resulting incompressible inviscid flow can often be successfully analyzed. अगर वो कहते हैं कि विस्कस टर्म्स कोई निगलेक्ट कर दिया जाए, विस्कस टर्म्स को क्या है, जो म्यू के साथ ये रही, ये बहुत ज़्यादा टर्म्स थी, म्यू इंटू पार्शल टू योर पार्शल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शल टू योर पार्शल वाई स्क्वायर पार्शल टू योर पार्शल, तो सेकंड ऑर्डर तो खत्म हो जाएगी ना, पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं सेकंड ऑर्डर जो टर्म्स थी, एक डिफिकल्टी तो कम हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा कह रहा है कि चैप्टर 6 के अंदर डिस्कस हम करेंगे। ऑफ कोर्स इन मोस्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लोज ऑफ इंटरेस्ट डोंट हैव अ सिंपल ज्योमेट्रीज एंड नॉट इन विसिट, फॉर दिस वी आर स्टक विद इक्वेशन 5 लेकिन ये तो वो हैं जो हम assumptions ले लेते हैं, ये तो वो चीज़ें हैं जो कि हमने एक assume कर ली कि इनकम्प्रेसिबल ले लिया, इनविसिड ले लिया, और मतलब कोई ऐसी ज्योमेट्री लेके सिंपल ज्योमेट्री अपने इक्वेशंस को सिंपलर रिलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उनको सिंप्लीफाई कर लिया। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि इन ट्रू सेंस तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना। इन ट्रू सेंस तो ये इस तरह के आइडियल केस से रिलेट नहीं कर रहे होते, या ऐसी सिचुएशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। तो फिर इसका मतलब हम स्टक हो जाते हैं 5.1 सी और 5.27, ये वही वाली इक्वेशन, यही जो चारों इक्वेशन है। तो हम दोबारा पे आके इन इक्वेशन के पास पड़े हैं। अगर हम रियल फ्लूइड्स की बात करें, विदाउट assumptions अगर हम बात करते हैं, तो द ओनली ऑप्शन रिमेन्स इज टू यूज न्यूमेरिकल मेथड टू एनालाइज प्रॉब्लम्स। तो फिर क्या करेंगे, एनालिटिकली सॉल्व नहीं करते, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आ जाए तो हमारे पास तो न्यूमेरिकल मेथड्स तो है ना, न्यूमेरिकल मेथड्स तो हैं। तो इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन an approximate computer based solution to the equation for a variety of engineering problems. This is the main subject matter of CFD। कि हम क्या करते हैं, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स लाने का असल पर्पस ही यही है कि जब हम मैथमेटिकल मॉडल डिज़ाइन करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल जब हमें मिलता है, तो जो गवर्निंग इक्वेशन, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन और मोमेंटम इक्वेशन से जो कि नेवियर स्टोक्स इक्वेशन आई हैं, ये हमारे पास कपल्ड होती हैं, नॉन लीनियर होती हैं और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्म में हैं, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में हैं। तो हमें या तो सिंपलेस्ट
assumptions लेनी पड़ेंगी, इसको सिंपलेस्ट मॉडल लेना पड़ेगा, या फिर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम लगाएंगे, और न्यूमेरिकल मेथड्स जो है या न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस जो हैं या फिर जो न्यूमेरिकल सिचुएशंस हैं, तो ये तो होती ही अप्रॉक्सीमेटेड है, तो हमें फिर अप्रॉक्सीमेशंस की तरफ जाना पड़ेगा। तो यही अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज कि हम न्यूमेरिकल, जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स के मॉडल्स हैं उनके ऊपर न्यूमेरिकल मेथड्स अप्लाई करवाएं, तो उससे कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स का रास्ता स्टार्ट हो जाता है। जी, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अब पूछ सकते हैं, मैं आपको अलाउ करता हूँ, या मैसेज, बल्कि आप चैट करें, क्योंकि आप लोग, जब मैं साउंड यहाँ से ओपन करता हूँ ना, फिर काफ़ी ज़्यादा डिस्टरबेंस होती है बाकी सारे लोगों को। कोई मैसेज है तो अपने अपने मैसेज यहाँ पर लिख दें, मैं उनको रीड करके साथ साथ रिस्पॉन्ड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं साउंड ओपन करता हूँ तो फिर वो माइक्स आप लोग डिस्टर्ब करते हैं माइक्स के ज़रिए। वेल जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जल्दी से। नहीं, न्यूमेरिकल मेथड्स लगाने, ये एक कैंडिडेट ने पूछा है कि मैटलैब से करेंगे, डिफरेंट न्यूमेरिकल मेथड्स को जो सॉल्व करेंगे, एक्सेल शीट बना के उसका जो ग्राफ ड्रा करेंगे, ये आगे है एक, कि एक्सेल शीट के अंदर ही हम जो है ना ग्राफिंग कर रहे हैं, एक एग्जांपल है। ओके, अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स में। थोड़ा सा इसका पार्ट एक करके उसके बाद नेक्स्ट जैसे ही मीटिंग होगी तो उसमें मैं कोशिश ये करूँगा कि उसमें आप लोगों को जो प्रीवियस एग्जांपल्स हैं उनके बारे में करवाऊँगा। CFD is employed in a variety of applications and is now widely used in various industries. Computational fluid dynamics कह रहा है कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज के अंदर यूज हो रही है। To illustrate the industrial application of CFD, we present below some examples developed in Fluent, a CFD software package from ANSYS Incorporation. ये एक कंपनी के लिए बेसिकली है, एक कंपनी है ANSYS। और इसी नेम से ना एक सॉफ्टवेयर भी आप लोगों को अक्सर जो है वो नज़र आ जाता है ANSYS के ज़रिए के नाम से। CFD is used to study the flow field around vehicles including cars, trucks, airplane, helicopters and ships। और इसी तरीके से ये, जब आपने देखा होगा कि जो कार्स हैं, कोई भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रक्स हैं, एयरप्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, शिप्स हैं, उनकी जो डिज़ाइनिंग होती है वो एक बड़े ही ना मखसूस अंदाज में की जाती है। मखसूस अंदाज से मुराद ये कि एक चोंच बनी हुई उसके अंदर किसी तरीके से होगी, ठीक है ना, कोई ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें उसके ज़रिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि
किसी एक कैंडिडेट ने कोई कैमरा ऑन किया है। आप लोग अपने कैम्स जो है ना उनको ऑफ रखेंगे। कैमरास क्यों ऑन करते हैं आप लोग? ये सायरा है, पता नहीं कौन है ये। क्यों आपने बेटा अपना वीडियो जो है वो ऑन किया है? कितनी बार आप लोगों को समझाया जाता है कि ये दरमियान में आप लोग ये डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाले काम ना किया करें। ओके, एक्चुअली देखें उनके जो डिज़ाइन बड़े मखसूस अंदाज में होते हैं, वो किस वजह से होते हैं कि उनकी जो सामने से फ्लूइड लेयर्स आ रही होती हैं वो उनको स्ट्रीमलाइन कर दें, इस तरीके से आसपास करें कि वो कम से कम जो फोर्स है, फ्रंटल फोर्स जो है वो कम से कम लगा सकें। ठीक है, जैसे कि नीचे उसने कहा कि फिगर 5.10 shows the path taken by the selected fluid particles अराउंड अ फार्मूला वन कार। ये फार्मूला वन कार जो रेसिंग कार्स होती है ना, ये उन कार्स की बात हो रही है कि ये उस फार्मूला वन कार में इसकी डिज़ाइनिंग ऐसे की जाती है कि ये जो आप लोग देखिए सामने से जो फ्लूइड लेयर्स आ रही है ना, ये आके ये इतनी बिठा दी जाती है कार कि इसके इवन के अपनी जो इसकी शेप है कार की, उसकी वजह से इतनी फ्लूइड लेयर्स को नहीं बेंड करना पड़ता जितना हल्का फुल्का टायर की वजह से। वरना मेजॉरिटी ऑफ द लेयर्स जो हैं वो आप बड़ी आसानी के साथ बेंड होके बैक पे उसी तरीके से निकल जाती हैं, जिसकी वजह से कम जो है वो फ्रिक्शनल फोर्सेस जो हैं वो अप्लाई हो रही होती हैं। जबकि आपने जो ट्रक देखा होगा वो थोड़ा ज्यादा सामने से उसके ऊपर जो रजिस्टिव फोर्सेस लग रही होती हैं और डिस्टरबेंस उसको ज्यादा फील होती है। एयरप्लेन्स वो भी आपने देखे होंगे, उनकी चोंच या नोक बनी होती है क्योंकि उन्हें बड़ी तेजी के साथ मूव करना होता है। By studying such path lines and other flow attributes, engineers gains insight into how to design the car so as to reduce drag and enhance performance. तो वो इस तरह की शेप इस वजह से डिजाइन करते हैं कि वो कार का या किसी भी व्हीकल का इस टाइप का डिजाइन बना लें कि वो उसके ऊपर लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है उसको मिनिमाइज कर सकें और उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको मैक्सिमाइज कर सकें। द फ्लो थ्रू ए catalytic converter, a device used to clean automotive exhaust gases so that all breathe we can all breathe easier, is shown in figure 5.11। इसी तरीके कैटालिटिक कन्वर्टर जो है ये एक ऐसी गैस एग्जॉस्ट सिस्टम है। ये जो है हमारे पास कैटालिटिक कन्वर्टर सिस्टम जो है ये भी एनएसवाई नहीं जो है वो जारी की है कि उससे मतलब जो है एग्जॉस्ट गैसेस कैन क्लीन ऑटोमोटिव एग्जॉस्ट गैसेस सो दैट कि इससे बाहर निकलने वाली जो गैसेस इस टाइप की होती हैं कि जो हमारे लिए सांस लेने के लिए जो है ना काबिल अमल हो। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारी कार्स की बैक पे कुछ स्पेशल वर्ड कभी लिखा देखा है कभी कि हम ये कहते हो कि ये जो है एक हवाले से बड़ी अच्छी कार है। एक तो ना डिजाइन इसका हो गया कि नोकदार है जिससे पता चलेगा उसकी स्पीड या एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एक और चीज होती है उसके जो गैसेस इजेक्ट करती है उसके हिसाब से डिफरेंट वैरायटी ऑफ कार्स आपने देखी हो। जी, एक कैंडिडेट ने कहा यस सर, क्या लिखा देखा उसकी बैक साइड पे कभी? ये इस टाइप की कार्स के बारे में क्या सुना है कि वो कौन सी कार्स होती हैं? जी, कोई भी किसी भी कंपनी का, किसी ने पूछा कि कंपनी नेम, जो मर्जी कंपनी हो आपके माइंड में, जो मर्जी कंपनी है।
अच्छा ये नहीं, उसके एक तो बैक साइड पे आप लोग जो कंपनी नेम बता रहे हैं कि कंपनी नेम लिखा होता है, भाई मैं कंपनी नेम की बात नहीं कर रहा। आपने कभी किसी कार के बैक पे इको और साथ में ग्रीन कलर का एक जो है ना लीफ या पत्ता एक बना देखा हो, या कईयों को कहा जाता है मतलब ये ग्रीन कोई वर्ड इस टाइप का लिखा हो, देखो इको ग्रीन, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली कार्स, सुना हो कभी नाम, ठीक है, इस टाइप के ना नेम्स कभी सुने होंगे आप लोगों ने। अक्सर सुनने को मिलता है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली कार्स हैं, ये कार्बन फ्री जो है स्मोक है इनका, कुछ इस टाइप के वर्ड्स अक्सर सुनने को मिल जाते हैं, या ग्रीन इस टाइप का वर्ड अक्सर लिखा देखा है। मुझे वो एग्जैक्ट चुके वो वर्ड नहीं याद कि उसकी बैक साइड पे क्या वो वर्ड लिखा होता है। हाँ, इको स्टार, इको क्या वो ऊपर ना उन्होंने वो अ, एक लीफ सा बनाया हुआ होता है, पत्ता सा बनाया हुआ होता है। बहरहाल, अच्छा जी, ये मैं स्टैटिक प्रेशर काउंटर फॉर द फ्लो थ्रू अ सेंट्रीफ्यूगल फैन। अच्छा, ये उसको फैन परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीएफडी सिमुलेशंस कंपेयर्ड वेल विद द रिजल्ट फ्रॉम द फिजिकल टेस्ट। अच्छा, ये बाकी अब उनकी ना वो कह रहा है कि जो ओवरऑल इससे पहले जो एक रवायती तरीका था उससे आने वाले और इन रिजल्ट्स के साथ कंपैरिजन है। खैर वो तो हम कंपैरिजन चूंकि नहीं देख रहे। सम बेसिक सीएफडी जो है वो रिजल्ट्स जो है यहाँ पे दिखाए हुए उसने डायग्राम्स। हाँ जी, ये जो डायग्राम है इसको देख लें एक दफा। CFD is attractive to industry note since it's more cost effective than a physical testing, के ये इस वजह से भी अट्रैक्टिव है कि हमारे पास जो ना कॉस्ट इस लो कॉस्ट होती है। However, most we must note that the complex flow simulations are challenging and error prone, and it takes a lot of engineering expertise to obtain realistic solution। सादा सी बात है कि बहुत अट्रैक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है फिजिकल टेस्टिंग के कंपैरिजन के मुकाबले में, लेकिन इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं, प्रॉपर जो मॉडलिंग है, प्रॉपर सिमुलेशन है, ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है जिसके लिए हमें ये सारा कुछ देखना पड़ता है। अच्छा जी, सिमुलेशंस क्या होती हैं? अच्छा, सिमुलेशंस वैसे तो ये आप लोग इसको बोलते हैं कि जो मैथमेटिकल मॉडल या डिज़ाइन, जब भी किसी भी चीज को, लेट सपोज आप बात करते हैं ना ग्रोथ ऑफ अ प्लांट की, तो ग्रोथ ऑफ अ प्लांट आपने कई वीडियोस के अंदर देखा होगा कि उसको बढ़ते हुए दिखाया जाता है कि जब बड़ा होता है पौधा तो कैसे उसको बड़ा होने के दौरान ना कैसे कैसे उसका पत्ता मुड़ता है, पहली दफा कैसे खुलता है वो, उस सारे प्रोसेस को सिमुलेटेड वे यानी कि एनिमेशंस के जरिए जो है वो अ, आ रहा होता है आप लोगों के सामने। अंडरस्टैंड कर पाए ना इस बात को, कि वो सारा प्रोसेस होते हुए मॉडल एक यूं कह लें कि बना हुआ होता है किसी भी चीज का, बिल्कुल उसके सामने चलते हुए जो सिचुएशन हो रही होती है। ओके जी सर, हाँ जी ठीक हो गया जी। इसके अलावा कोई? एरर प्रोन काजेज ऑफ एरर। ओके, वेल जी, तो ये यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब डिफरेंट जो हैं वो CFD मेथड्स हैं कुछ जो कि इसके लिए यूज होंगे। अब इस ये न्यूमेरिकल मेथड है, यूं कह लें कि एक न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक